कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि साल 2167 में डीमन रेस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ बर्बादी थी। ऐसे में पूरी दुनिया के खिलाफ सिर्फ एक आदमी खड़ा था। ये था चेन, एक एसएस रैंक लाइटनिंग असैसिन और इंसानियत की आखिरी उम्मीद। ये सब कुछ 7 साल पहले शुरू हुआ था, जब कई डीमन किंग्स अर्थ पर आए थे। उनमें से सबसे खतरनाक था डीमन किंग लानू। इस वक्त लानू सीधा चेन के सामने खड़ा था और उसे देखकर हंसी उड़ाता है। उसे पथेटिक गार्बेज बोलता है। डीमन किंग कहता है कि चेन का अब सिर्फ एक ही काम बचा है। फिर अचानक लानू के हाथ में काली और सिनिस्टर एनर्जी जमा होने लगती है। वो घोषणा करता है कि चेन उसका खाना बनेगा और उसकी पावर का हिस्सा होगा। अगले ही पल वो एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट चेन की तरफ छोड़ देता है। अटैक इतना तेज होता है कि चेन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही ब्लास्ट चेन को हिट करता है, उसके दिमाग में अपनों की यादें घूमने लगती हैं। उसकी प्यारी बहन, उसके साथी वॉरियर्स और उसका ग्रेट मास्टर। उसे याद आता है कि कैसे ये सब लोग डीमंस के हाथों मारे गए थे। गुस्से और दर्द से भरा हुआ चेन कसम खाता है कि चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, वो लानू को साथ लेकर मरेगा। चेन अपनी अल्टीमेट एबिलिटी टर्मिनस आर्क एक्टिवेट करता है। एक भयंकर रोशनी का एक्सप्लोजन होता है। डीमन किंग हैरान रह जाता है। उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। वो सोचता है ये पावर है क्या। जैसे जैसे लानू का शरीर टूटने लगता है, चैन अपनी सारी बची हुई ताकत एक फाइनल डेस्परेट अटैक में झोंक देता है। रोशनी के बीच चैन को अपनी घायल बहन याद आती है, फिर उसका मास्टर जिसने सालों तक उसे ट्रेन किया था, और आखिर में उसका हैप्पी फैमिली मोमेंट जो कभी वापस नहीं आने वाला। चैन अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेता है। वो सोचता है काश वो थोड़ा और स्ट्रांग होता, शायद फिर सब कुछ अलग होता। एक्सप्लोजन के बीच डीमन किंग चैन को कर्स करता है, ये मानने को तैयार नहीं होता कि वो एक इंफीरियर रेस के हाथ हार गया। चैन को अफसोस होता है कि अगर उसने डीमन लेयर पहले ढूंढ ली होती, अगर पहले डीमन किंग को रोक लिया होता, तो शायद उसे सब कुछ इतनी जल्दी नहीं खोना पड़ता। अचानक सारी रोशनी गायब हो जाती है। चैन अपनी आंखें खोलता है और वो एक सीलिंग लाइट देख रहा होता है। वो कंफ्यूज होता है। वो खुद को एक सिंपल रूम के बेड पर लेटा हुआ पाता है। शॉक में उठकर बैठता है। मैं जिंदा कैसे हूं? विंडो के पास जाकर बाहर देखता है और फ्रीज हो जाता है। ये जगह तो कॉलेज इन्फर्मरी है। उसे याद आता है कि दुनिया तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? थोड़ी देर बाद चैन शांत होता है और सच समझने लगता है। वो 10 साल पीछे चला गया है, अपने कॉलेज डेज में। तभी उसके दिमाग में एक स्टैटिक जैसी आवाज गूंजती है। पावर ऑफ ग्लटनी सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड। स्क्रीन पर डेट दिखाई देती है, मई 16, 2157। इसका मतलब वो सच में 10 साल पीछे आ चुका है, डीमन किंग्स के आने से 3 साल पहले। 3 साल बाद पहला डीमन किंग रैथ आने वाला था, जिसने डीमन रेल्म के गेट्स खोले थे, और वहीं सब कुछ बर्बाद होने की शुरुआत थी। चैन अपने हाथों को देखता है और कहता है, इस बार सब कुछ अलग होगा। अगर वो रैथ को रोक सके तो फ्यूचर बदल सकता है। इंटरफेस फिर से अपीयर होता है, कंफर्म करता है कि ग्लटनी पावर फुल्ली इंटीग्रेटेड है। चेन सोचता है ये फ्लोटिंग स्क्रीन है क्या। जैसे ही वो स्क्रीन को टच करता है, इंटरफेस एक्सपैंड होता है और एक स्टैटस स्क्रीन दिखता है। नेम चेन, ऑल एट्रीब्यूट्स लेवल 100। चेन शॉक हो जाता है। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं था। इस दुनिया में सिर्फ 10,000 में से एक लोग अवेकेंड होते हैं, वो भी यूनिक क्लासेस के साथ। और ये कॉलेज देश का बेस्ट कॉलेज है फ्यूचर हीरोज के लिए। पिछली जिंदगी में चेन कभी अवेकन हुआ ही नहीं था, इसलिए सब उसे मारते थे। अचानक स्क्रीन पर एक और फाइल ओपन होती है, लाइटनिंग असैसिन। ये वही क्लास है जो चेन के पास पिछली जिंदगी में थी। वो सोचता है क्या मेरी पावर मुझे पहले ही मिल गई। वो टेस्ट करना ही चाहता था, तभी डोर खुलता है। अंदर आता है मालोंग, एक ई रैंक फ्लाइवर एन्चांटर, चेन का रूममेट। वो टेंशन में पूछता है कि चेन ठीक है ना। मालोंग हैरान होता है जब वो देखता है कि चेन की सारी चोटें गायब हो चुकी हैं, कल की बीटिंग के बाद भी। चेन को याद आता है मालोंग पिछली जिंदगी में मर गया था। उसे देखकर चेन खुश हो जाता है। मालोंग बताता है कि रैंकिंग टेस्ट कल है, जो ग्रेजुएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चेन को खींचकर बाहर ले जाता है। बाहर कॉलेज कोर्टयार्ड में स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कहीं स्पारिंग, कहीं रनिंग, कहीं पावर्स प्रैक्टिस। चेन कहता है, इतने ज्यादा जिंदा लोग बहुत टाइम बाद देखे हैं।
चेन डिसाइड करता है कि अगर उसे फ्यूचर बदलना है तो अभी से लेवल अप करना होगा। प्रॉब्लम यह है कि मॉन्स्टर सिर्फ डीमन लेयर्स में मिलते हैं और वहां पे गिल्ड्स का कब्जा होता है। मोस्ट स्टूडेंट्स ई रैंक होते हैं, सिर्फ जीनियसेस डी रैंक तक पहुंचते हैं। तभी अचानक एक बास्केटबॉल आकर मालोंग के मुंह पर लगती है। वो गिर जाता है। ऊपर से बुलीज की आवाज आती है। लीडर बोलता है, लगता है कल की पिटाई से जल्दी रिकवर हो गए। मालोंग डर जाता है, पर चेन आगे बढ़ता है बिना डरे। बुली मजाक उड़ाता है और कहता है ड्रिंक्स लाने को। मालोंग माफी मांगता है, पर चेन उसे रोकता है और बोलता है, गलती तुम्हारी है, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। चेन को याद आता है कल का दिन, जब उन बुलीज ने उसे टॉयलेट में स्वर्ली दिया था। अब चेन समझ चुका है, बुराई सिर्फ डीमन लेयर्स में नहीं, इंसानों के बीच में भी होती है। बुली मुस्कुराता है और बोलता है, लगता है आज और मजा आएगा। फिर से बुली वही सवाल रिपीट करता है, पूछता है कि उन्होंने उसके और उसके दोस्तों के लिए ड्रिंक्स क्यों नहीं लाई थी। मालोंग दोबारा माफी मांगने की कोशिश करता है और कहता है कि वो अभी जाकर सबके लिए ड्रिंक्स ले आएगा। लेकिन चेन उसे रोक लेता है और शांत आवाज में कहता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, इसलिए माफी मांगने की जरूरत भी नहीं है। बुली ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि चेन कहना क्या चाहता है। मालोंग भी अपने दोस्त के एटीट्यूड से शॉक्ड हो जाता है और धीरे से पूछता है, तू क्या बोल रहा है? तभी गोंग चेन, एक ई रैंक फ्लावर वॉरियर, उनकी तरफ चलने लगता है। चेन उसकी तरफ सीधी नजरों से देखता है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं होता, जैसे वो जो भी आने वाला है उसके लिए रेडी हो। चेन जानता है कि गोंग चेन सिर्फ इसलिए इतना अकड़ में रहता है क्योंकि उसका बड़ा भाई काउंसिल प्रेसिडेंट है। हंगामा देखकर आसपास के स्टूडेंट्स रुककर फाइट देखने लगते हैं। कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये दोनों स्कूल के सबसे यूजलेस स्टूडेंट्स हैं। गोंग चेन सीन के बिल्कुल पास आकर घूरता है। उसके हाथ एनर्जी से ग्लो कर रहे होते हैं। वो गुस्से में पूछता है कि साई चेन ने अभी क्या बोला था, और उसकी शक्ल से साफ दिखता है कि उसे जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया। सीन बिल्कुल काम रहता है और बोलता है, हमें परेशान करना बंद करो और हमें अकेला छोड़ दो। ये सुनकर गोंग चेन और ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है कि लगता है सीन को एक और बीटिंग चाहिए अपनी औकात याद रखने के लिए। अगला ही पल वो पूरी ताकत से साई चेन के मुंह पर पंच मारने के लिए झपटता है। लेकिन सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब चेन आसानी से पंच डॉज कर लेता है और उल्टा बुली के हाथ पर काउंटर स्ट्राइक करता है। वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये सब उनकी आंखों के सामने कैसे हो गया। मालोंग तो और भी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि साई चेन ने सिर्फ पंच ब्लॉक ही नहीं किया, बल्कि वो अभी तक अवेकेंड भी नहीं था। गोंग चेन गुस्से से पागल हो जाता है। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि जिस वीकलिंग को वो हमेशा से बुली करता आया है, वही अब उसे चैलेंज कर रहा है। लेकिन चेन के लिए यह परफेक्ट चांस था अपनी नई पावर टेस्ट करने का। अगला ही पल क्लास चेंज कंप्लीट होती है और चेन ऑफिशियली एक लेवल 1 लाइटनिंग असैसिन बन जाता है। चेन के अराउंड बिजली चमकने लगती है। ये देखकर मालोंग हकला जाता है और पूछता है, तू तू कब अवेकन हुआ? लेकिन चेन उसका सवाल इग्नोर करता है और ठंडी खतरनाक नजरों से अपने दुश्मन को घूरता रहता है। गोंग चेन अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल डीमन आर्मर एक्टिवेट करता है और चिल्लाते हुए अटैक के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है कि इस बार वो चेन को अपना किलर पंच का स्वाद चखाएगा। पर चेन बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो बिजली से ढका हुआ आगे बढ़ता है और सीधा बुली के अटैक से टकराता है। एक ही पल में चेन एक जबरदस्त पंच गोंग चेन के मुंह पर मारता है। पंच इतना पावरफुल होता है कि गोंग चेन पूरे स्कूल कोर्टयार्ड के पार जाकर गिर जाता है। सबके मुंह खुले रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि साई चेन ने एक ही पंच में गोंग चेन को उड़ा दिया। जमीन पर पड़े हुए गोंग चेन चेन को गाली देता है और चिल्लाता है कि उसने स्नीक अटैक किया है। फिर वो अपने दोस्तों पर चिल्लाता है, क्या तुम लोग बस खड़े होकर तमाशा देखोगे? लेकिन गोंग चेन के दोस्त डर के मारे जम जाते हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। उस वक्त साई चेन का ऑरा बहुत ही इंटिमिडेटिंग होता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और उसके आसपास बिजली क्रैकल कर रही होती है। फिर भी बुली गुस्से में चिल्लाता है कि अब वो उसे खत्म कर देगा और अपनी पूरी ताकत के साथ चार्ज करता है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सिर्फ एक हाथ से उसका पंच आसानी से रोक लेता है। वो गोंग चेंग के हाथ को पकड़ लेता है और गोंग चेंग शॉक में रह जाता है। इतनी आसानी से कैसे रुक गया? ठंडी सी नजर के साथ हमारा हीरो बोलता है कि वो लोग उसके लिए बिल्कुल ही कमजोर है। अगले ही पल वो अपनी फुल पावर इलेक्ट्रिक पंच सीधा बुली के चेहरे पर मारता है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि गोंगचेंग बिना समझे ही पीछे उड़ जाता है कि क्या हिट हुआ। वो कुछ मीटर्स दूर जाकर जोर से जमीन पर गिरता है, कंक्रीट तक क्रैक हो जाती है।
सिर्फ एक ही हिट में बुली कंप्लीटली टोस्ट हो चुका था, जमीन पर बेजान पड़ा हुआ। वहां मौजूद सारे लोग शॉक में जम जाते हैं, किसी को यकीन नहीं होता जो उन्होंने अभी देखा। एक लड़के का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसके चश्मे तक टूट चुके होते हैं। वो सोचता रह जाता है, चेन इतना अनबिलीवेबल स्ट्रांग कैसे हो गया। इस बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट अपना स्टेटस स्क्रीन चेक करता है और कुछ कंक्लूजन्स पर पहुंचता है। पहला, वो जब चाहे इलेक्ट्रिक असैसिन क्लास में स्विच कर सकता है। दूसरा, लेवल 1 पर भी वो वीकर अवेकेंड को हैंडल करने के लिए काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसे अभी भी अपना एग्जैक्ट रैंक नहीं पता। और एक और प्रॉब्लम नजर आती है। जब वो अपने स्टैट्स देखता है तो पता चलता है कि गोंगचेंग को डिफीट करने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो गिरे हुए बुली के पास जाकर अपनी थ्योरी टेस्ट करने का सोचता है। माओंग और बाकी लोग पैनिक कर जाते हैं, उन्हें लगता है हीरो अब उसे मार ही डालेगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट उन्हें इग्नोर करता है और अपना इलेक्ट्रिक हाथ गोंगचेंग के चेहरे के पास ले जाता है। वो सोचता है क्या एक्सपीरियंस गेन करने का तरीका उसकी पास्ट लाइफ जैसा ही है। तभी अचानक एक ब्लॉन्ड लड़की आती है और उसे रुकने को कहती है। वो अपना इंट्रो देती है, लिन यू, स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट। वो बोलती है कि पनिशमेंट काफी हो चुकी है और अश्योर करती है कि बुली दोबारा उन्हें परेशान नहीं करेगा। सीएन उसकी तरफ देखता है और पूछता है कि स्टूडेंट काउंसिल इतनी जल्दी इस बुली को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो कुछ करने वाला नहीं था, लेकिन अगर ऐसे लोगों को उनकी जगह नहीं दिखाई जाए तो वो कभी नहीं सुधरते। सीएन के एक्सप्रेशन को देखकर गोंगचेंग के दोस्त डर जाते हैं और कसम खाते हैं कि दोबारा उसे प्रोवोक नहीं करेंगे। जब सीएन और माओंग वहां से जाते हैं तो स्टूडेंट्स अभी भी सोच रहे होते हैं, क्या ये वही लूजर्स हैं जो पहले हुआ करते थे। लिन यू बस उन्हें जाते हुए देखती रहती है और फिर अपने ग्रुप को भी जाने को कह देती है। उस रात सीन शिफ्ट होता है कॉलेज के मेंस डॉर्मेट्री में। डॉम में माओंग अपने रूममेट्स को समझाने की कोशिश करता है कि सीएन सच में अवेकन हो चुका है। वो एक्साइटमेंट के साथ बताता है कैसे सीएन ने गोंगचेंग और उसके गैंग को बुरी तरह हरा दिया। एक कोर मेज उसकी बात पर डाउट करता है और पूछता है अगर सीएन इतना स्ट्रांग है तो वो अभी कहाँ है। उसे लगता है इतना पावरफुल बंदा बेसिक रनिंग जैसी ट्रेनिंग क्यों करेगा। फ्लावर एन्चेंटर शैंग यूयू भी एग्री करता है और बोलता है माओंग ने जरूर सर पर चोट खाई है। आखिरकार चारों को वर्स्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर होने की वजह से एक ही डॉम में डाला गया था। शैंग यूयू गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो फोर्थ वर्स्ट है, मतलब टेक्निकली नंबर 1 है उस रूम में। वो ब्रैग करता है कि सिर्फ वही कॉम्बैट क्लास वाला है, बाकी सब सपोर्ट टाइप्स हैं। शू ऐड करता है कि साई चेन लाइटनिंग असैसिन बनने के लायक ही नहीं है। कल फाइनल रैंकिंग टेस्ट होगा और तब सब क्लियर हो जाएगा कि असल में स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। इसी वक्त एक ई रैंक ट्रेनिंग लेयर में एक बड़ा सा फ्लेम एरिया को रोशन करता है। एक फायरी पोर्टल से एक वेल ड्रेस्ड आदमी निकलता है जिसके कपड़े थोड़े गंदे होते हैं। ये है गोंग टिंग, स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट और गोंग चेंग का बड़ा भाई। वो ठंडी नजर से बोलता है कि आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और सब जा सकते हैं। जाते वक्त वो अपने एक फॉलोअर को डिस्डेन के साथ देखता है। बाद में गोंग टिंग अपने छोटे भाई से मिलता है जो पूरी तरह बैंडेजेस और ब्रूजेस में होता है। गोंगचेंग कंप्लेन करता है कि अगर उसका भाई बदला नहीं लेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। गोंगटिंग कामली बोलता है कि उसे मैसेज मिल गया है और वो सिचुएशन हैंडल करेगा। वो अश्योर करता है कि बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल देगा। बाद में गोंगटिंग लिन यू के साथ डिनर कर रहा होता है। लिन यू पूछती है कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा। गोंगटिंग जवाब देता है, क्या वो लड़का सच में इतना स्ट्रांग है जितना उसका भाई कह रहा है। लिन यू एक्सप्लेन करती है कि पूरे स्कूल में 10 से कम डी रैंक स्टूडेंट्स हैं और उन सबको गोंगटिंग ऑलरेडी रिक्रूट कर चुका है। बाकी स्टूडेंट्स के पास ट्रेनिंग लेयर्स का एक्सेस ही नहीं है, इसलिए उनका ग्रोथ लिमिटेड है। इसी वक्त बाहर बारिश में सीएन अपनी डेली ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो 100 केजी वेट के साथ 20 किलोमीटर रोज दौड़ता है। बेसिक ट्रेनिंग उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाती है, जो एक पावरफुल अवेकेंट के लिए जरूरी है। फिर भी वो जानता है कि ये सब अभी भी काफी नहीं है। उसे याद आता है साल 2160 जब डीमन किंग ऑफ रैथ दुनिया में आया था। उसी दिन उसकी इकलौती फैमिली, उसकी बहन, उस मॉन्स्टर के हाथों चली गई थी। रैथ ने ही डीमन रेल्म के गेट्स खोले थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। इसलिए सीएन जानता है कि उसका सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट गोल है रैथ को रोकना। उसके आने में सिर्फ 3 साल बचे हैं और सीएन को उससे पहले खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना होगा। तभी बारिश के बीच उसका फोन वाइब्रेट होता है। वो फोन निकालता है और देखता है उसकी बहन का कॉल। ये देखकर वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है।
कॉल सॉन उसकी छोटी बहन का होता है, जो उसके मिस्ड कॉल्स का रिप्लाई कर रही होती है। कांपते हाथ से चैन कॉल रिसीव करता है और वो आवाज सुनता है जिसे वो बहुत मिस कर रहा था। उसकी बहन बताती है कि कंपटीशन के दौरान फोन बंद हो गया था। वो खुशी से कहती है कि अगर वो जीत गई तो उनका रेंट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। सीएन को याद आता है कैसे उसने डिस्ट्रॉयड फ्यूचर में एक सेकंड चांस के लिए दुआ मांगी थी। सॉन पूछती है कि वो इतना चुप क्यों है और क्या वहां बारिश हो रही है। आंखों में आंसू के साथ चैन कहता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। वो बस इतना कहता है कि उसे बहुत टाइम बाद उसकी आवाज सुनने को मिली है, चाहे वो समझ न पाए। कॉल खत्म होने के बाद सीएन जानता है कि अब सब कुछ सच में दोबारा शुरू हो चुका है और इस बार वो फेल नहीं करेगा। अपने गोल को याद रखते हुए सीएन बारिश में दौड़ता रहता है। वो किसी भी कीमत पर अपने प्यारों और इस दुनिया को बचाएगा जिसे उसने एक बार खो दिया था। डॉम में वापस आकर वो शावर लेता है और अपने नए यंग बॉडी के साथ एडजस्ट करता है, जो पोटेंशियल से भरी हुई है। कपड़े पहनने के बाद वो जानता है कि अब उसे अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ध्यान देना होगा। लेवल अप करने के लिए उसे डीमन लेयर्स में एंटर करना होता है, जो गिल्ड्स के कंट्रोल में होती हैं। इसी वजह से सिर्फ रिच और पावरफुल लोग ही लेवल अप कर पाते हैं। ऐसे में वो सोचता है कि बिना लेयर्स के उसे मॉन्स्टर्स मिलेंगे कैसे। ऊपर से उसे अभी तक ये भी समझ नहीं आया कि ग्लटनी नाम की वो मिस्टीरियस पावर असल में है क्या। तभी अचानक ग्लटनी सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमारा हीरो एक अजीब से पिंक स्पेस में खींच लिया जाता है। वो जोर से जमीन पर गिरता है और अपने आप को एक बिल्कुल ही बिजार जगह पर पाता है, क्रिम्सन फ्लोर और लाल रंग का स्काई। दूर एक मैसिव और सिनिस्टर टावर खड़ा होता है, जिसे देखकर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये क्या चीज़ है। बिल्कुल कंफ्यूज्ड वो सोचता है कि ये जगह क्या है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक तो वो सो रहा था। इसी वक्त रियल वर्ल्ड में माइलोंग बाकी लोगों को बताता है कि प्रोटैगनिस्ट जॉगिंग के लिए गया हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो कहीं और ही है, उस अजीब टावर को देखते हुए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो रियलाइज करता है कि कुछ बिजार स्केलेटल क्रीचर्स उसकी तरफ आ रहे हैं। ये थे सैंजियो ई रैंक क्लाउड वॉरियर्स, ऐसे मॉन्स्टर्स जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। उन्हें देखकर सीचन सोचता है कि शायद वो किसी डीमन लेयर में पहुंच चुका है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बिना पूरी सिचुएशन समझे ही वो अपनी इलेक्ट्रिक असासिन क्लास एक्टिवेट करता है। क्लास चेंज के साथ ही उसके बॉडी में बिजली सी दौड़ जाती है, जो उसकी स्पीड और अटैक पावर दोनों को बूस्ट कर देती है। अगले ही पल स्केलेटल मॉन्स्टर्स बिना सोचे समझे सीधा उस पर चार्ज कर देते हैं, लेकिन अपनी नई स्पीड के साथ सीचन आसानी से डॉज करता है और येलो लाइटनिंग के साथ उन मॉन्स्टर्स को स्लाइस करता हुआ निकल जाता है। एक क्लीन हिट में ही वो उनका सर उड़ा देता है और रिवॉर्ड में उसे 3 फैंग्स मिलते हैं। इसके बाद हमारा हीरो लगातार उन क्रीचर्स को अनाहिलेट करता रहता है और हर किल के साथ और फैंग्स कलेक्ट करता जाता है। अपनी करंट स्ट्रेंथ को देखकर उसे समझ आ जाता है कि ई रैंक मॉन्स्टर्स उसके लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक हैं। आइटम्स के साथ साथ हर मॉन्स्टर को डिफीट करने पर उसे 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट होते ही वो लेवल अप होकर लेवल 2 पर पहुंच जाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि वो यहाँ लेवल अप कर सकता है। जब वो अपने स्टैट्स देखता है तो पता चलता है कि हर एट्रीब्यूट लेवल अप के साथ 5 पॉइंट से बढ़ गया है। अब उसे समझ आ जाता है कि शायद ये उसका एक प्राइवेट लेयर है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। लेकिन तभी एक बॉस अपीयर होता है, सैंजियो किंग, एक ई रैंक क्लाउड वॉरियर। क्रीचर एक एनर्जी बीम से उस पर अटैक करता है और हमारा हीरो इसे अपनी पावर टेस्ट करने का परफेक्ट मौका समझता है। बैटल के बाद वो लेवल अप होकर सीधा लेवल 3 पर पहुंच जाता है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 18 फैंग्स और एक क्रिस्टल मिलता है। अपने लेवल 3 स्टैट्स देखकर वो रियलाइज करता है कि उसने थोड़ी ही देर में 2 लेवल्स गेन कर लिए हैं और बॉसेस वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देते हैं। तभी एक अजीब सा मैसेज डिफीटेड मॉन्स्टर के ऊपर अपीयर होता है, अब्जॉर्प्शन अवेलेबल। ये देखकर सीचन बिल्कुल स्टन रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि इसका मतलब क्या है। थोड़ा हेजिटेंट होते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, ये सोचकर कि शायद ये ग्लटनी की पावर हो। अचानक एक रोशनी उसके बॉडी को एनवेलप कर लेती है। मॉन्स्टर से डार्क एनर्जी निकलकर उसकी तरफ बहने लगती है। वो एनर्जी धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और कुछ ही पलों में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मॉन्स्टर का बॉडी डिसॉल्व होकर एक क्लास कार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्ड हाथ में लेते ही सीचन समझ जाता है कि वो दुश्मना को अब्जॉर्ब करके उनकी क्लास बना सकता है। इस डिस्कवरी से वो पूरी तरह हिल जाता है। तभी उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है, एक सीन जहां वो खुद एक चमकती रोशनी में अब्जॉर्ब हो रहा था। उस मेमोरी में डीमन किंग लेन यू का चेहरा दिखाई देता है। नरेशन रिवील करता है कि ये ग्रीडी मून डीमन लॉर्ड की पावर है।
आंखें चमकते हुए सीचन समझ जाता है कि डीमन लॉर्ड्स की डिवाउरिंग पावर अब उसके पास है। इस दुनिया में क्लासेस स्ट्रांग और वीक होती हैं, लेकिन एक इंसान सिर्फ एक ही क्लास रख सकता है, लेकिन वो अब एक साथ 2 क्लासेस होल्ड कर रहा है। ये रूल तोड़ चुका था, और अगर वो और मॉन्स्टर्स अब्जॉर्ब करे तो वो काउंटलेस क्लासेस हासिल कर सकता है। इतनी ज़्यादा पावर की पॉसिबिलिटी उसे शॉक के साथ साथ डिटर्मिनेशन से भर देती है। लेकिन अभी भी उसके दिमाग में सवाल है कि उसे ये एब्सर्ड पावर मिली कैसे, और सबसे बड़ा सवाल, उसके सामने खड़ा वो डिमोनिक टावर आखिर है क्या। तभी अचानक हवा भारी हो जाती है। एक मॉन्स्ट्रस प्रेशर हर तरफ से क्रश करने लगता है। सीचन टेंस हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि हो क्या रहा है। तब एक आवाज़ गूंजती है जो कहती है कि वो आखिरकार आ ही गया है और वो उसका इंतज़ार कर रहा था। अगले ही पल एक शैडोई लॉर्ड उसके सामने अपीयर होता है और उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। इस दुनिया में अवेकेंड मॉन्स्टर्स को ई से लेकर एस रैंक तक क्लासिफाई किया जाता है। रिएक्ट करने का मौका मिलने से पहले ही हमारा हीरो एक सरप्राइज अटैक से हवा में उड़ जाता है। उसे याद आता है कि अपनी पास्ट लाइफ में एस रैंक तक पहुंचने के लिए वो लगभग मर ही गया था, और अभी तो वो बेयरली डी रैंक है। और सबसे बुरी बात, उसके सामने खड़ा एनिमी एक एस रैंक मॉन्स्टर है जिसका पावर लेवल उससे कई गुना ज्यादा है। फिर भी वो फाइट के लिए तैयार होता है और सोचता है कि कौन सा लेयर एस रैंक मॉन्स्टर को कंटेन कर सकता है। उसे ये भी समझ नहीं आता कि वो क्रीचर उसका नाम कैसे जानता है। डजन्स ऑफ ब्लोज एक्सचेंज होने के बाद भी सीचन रियलाइज करता है कि लॉर्ड चाहते तो उसे कब का मार चुका होता, लेकिन वो जानबूझकर सिर्फ नॉक करता है, हर वाइटल स्पॉट अवॉइड करते हुए सिर्फ अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के लिए। लॉर्ड उससे पूछता है कि क्या वो अब भी उसकी मर्जी के खिलाफ रेजिस्ट करेगा। लहूलुहान और थका हुआ सीचन समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसे मारना नहीं चाहता, सब्जुगेट करना चाहता है। लॉर्ड प्रपोज करता है कि वो यहीं रुक जाए और टावर का गार्डियन बन जाए, लेकिन हमारा हीरो मना कर देता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वो इस कर्स्ड जगह में कभी नहीं रहेगा। इसके जवाब में लॉर्ड एक टेरिफाइंग एनर्जी बीम फायर करता है जो सीधा उसके सीने को पियर्स कर जाता है। सीचन शॉक में खून उगलता है, उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में हो गया। लॉर्ड कामली कहता है कि वो सिर्फ इसलिए पेशेंट था क्योंकि सीचन ही इकलौता था जो इतनी दूर तक पहुंचा था। तभी एक डार्क एनर्जी उसके बॉडी को पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। अपनी पूरी पावर रिलीज करते हुए लॉर्ड आखिरी बार पूछता है, उसका चॉइस क्या है, या तो वो यहीं रहे या फिर उसे राख बना दिया जाए। बिजली से घिरा हुआ सीचन कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ही चॉइस है। वो आगे बढ़ता है और चिल्लाता है कि वो इस लॉर्ड को ही गिरा देगा। बॉस इस बात पर हंसता है और उसके अटैक के लिए रेडी हो जाता है। अगले ही पल सीचन और डार्क एनर्जी का जोरदार कोलिजन होता है। वो किसी तरह अटैक को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है और फाइनल स्ट्राइक के लिए पास आ जाता है। वो कहता है कि फाइट के दौरान उसने सब कुछ एनालाइज कर लिया है। बॉस हर अटैक से पहले 0.4 सेकंड्स का वाइंड अप लेता है। इस वजह से वो ब्लेड की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करके डॉज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉस के अटैक्स के बीच 0.2 सेकंड्स का डिले है। अगर वो उस छोटे से ओपनिंग को पकड़ ले तो एक ही ब्लो में उसके दिल को पियर्स कर सकता है। वो जानता है कि जीतना इम्पॉसिबल है, लेकिन उस हिट का स्टन कुछ सेकंड्स के लिए काफ़ी होगा। पहले वो एस्केप नहीं कर पाया था क्योंकि एनिमी बहुत फास्ट था, लेकिन अब के कुछ सेकंड्स उसके लिए काफ़ी हैं। सीचन दौड़ता है और कहता है कि इस जगह पर सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ लाइट है। वो उस रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाता है जिसे वो एग्जिट समझता है। वो जंप करता है लेकिन लाइट गायब हो जाती है। शॉक में वो रुक जाता है। तब लॉर्ड बोलता है कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था और ये जगह कोई डीमन लेयर नहीं है। क्रीचर इस बात से इम्प्रेस्ड होता है कि इतनी डेस्पिरेशन में भी सीचन ने हर चीज़ एनालाइज की, अपनी जान दांव पर लगा दी सिर्फ एक छोटी सी पॉसिबिलिटी के लिए। आखिरकार बॉस अपनी असली पहचान बताता है, इन्फर्नल राक्षसा, एक टेरिफाइंग एस रैंक स्टार वॉरियर।